हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हमने आज से पहली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने क्वांटम थ्योरी का नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्वांटम थ्योरी में हमने कल जाना था कि क्वांटम थ्योरी क्यों शुरू हुई, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, कृष्णिका किसे कहते हैं, कृष्णिका क्या होता है, कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं और कृष्णिका के संबंधित जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र हैं वो कैसे बनाते हैं। तो हमने कल यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण वक्र बनाया था और उससे जो संबंधित निष्कर्ष प्राप्त हुए थे वो आपके सामने डिस्कस किए थे। तो जो 19वीं सेंचुरी से पहले जो है क्वांटम यांत्रिकी का आविष्कार नहीं हुआ था। 19वीं सेंचुरी से पहले 19वीं शताब्दी से पहले त्रिसंबद्ध भौतिकी से सारे प्रयोगों के निष्कर्ष निकाले जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि जो ब्रह्मांड के सभी कणों, ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी कण है उसकी त्रिसंबद्ध भौतिकी से व्याख्या की जा सकती है। लेकिन 19वीं सदी के बाद 19वीं ईस्वी के बाद कुछ अनेक ऐसे प्रयोग किए गए जैसे क्वांटम प्रभाव, रमन प्रयोग और अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनको त्रिसंबद्ध भौतिकी से समझाने में असफल रही। तो ऐसा क्या कारण है कि उनको त्रिसंबद्ध भौतिकी नहीं समझा सकी और क्वांटम यांत्रिकी उसको समझाने में सफल रही। तो उसको आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि त्रिसंबद्ध भौतिकी की जो क्या असफलताएं रही। तो सबसे पहले त्रिसंबद्ध भौतिकी की असफलताएं, त्रिसंबद्ध भौतिकी की असफलताएं। तो कल हमने स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र बनाया था, तो उसमें एक पॉइंट था जिसमें हमने वीन नियतांक, वीन के नियम की बात की थी। तो वीन का जो विकिरण नियम है केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। यदि दीर्घ तरंगों की बात करें, दीर्घ तरंग दैर्ध्य की बात करें तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए जो वीन का विकिरण नियम है असफल रहा। सेकंड पॉइंट, एक रेले व जीन्स नाम के वैज्ञानिक हुए। रेले व जीन्स का के जो विकिरण नियम की उसकी असफलता थी। रेले व जीन्स के नियम की असफलता। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इसका नियम क्या था। रेले व जीन्स का नियम यह था कि रेले व जीन्स का जो मानना था कि जो कृष्णिका के जो दीवारों के परमाणुओं से उत्सर्जित जो तरंग हैं अप्रगामी प्रकृति की होती हैं। इसका मतलब कि जो कृष्णिका के जो परमाणु हैं वो दोलक के रूप में माना गया है। उनको जो कृष्णिका के जो परमाणु हैं उनको दोलक के रूप में माना गया है। जो रेले व जीन्स का जो नियम है वो नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार यदि आवृत्ति म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, दी आवृत्ति म्यू प्लस डी म्यू के मध्य हो, के मध्य प्रति एकांक आयतन में जो कंपन विधाओं की संख्या है दोलित्रों की संख्या का निम्न होती है। क्या होती है? जो कंपन विधाओं की संख्या है एन म्यू डी म्यू बराबर होती है 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी म्यू। तो जो रेले व जीन्स का नियम है वो ये है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा से संबंधित जो औसत ऊर्जा है वो केटी होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा से संबंधित जो औसत ऊर्जा है वो केटी होती है। ई बराबर केटी होती है। अब इसीलिए जो म्यू तथा म्यू प्लस डेल म्यू के मध्य जो प्रति एकांक औसत ऊर्जा या औसत ऊर्जा घनत्व आया हमारे पास वो निम्न होता है। तो क्या होता है? यू म्यू डी म्यू बराबर दिस इंटू दिस, यानी कि ये कंपन विधाओं की संख्या एन म्यू डी म्यू इंटू में इसका गुणा अपन करेंगे केटी से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास और इसको में एन म्यू डी म्यू का मान रख देंगे। तो यू म्यू डी म्यू एन म्यू डी म्यू का मान रख देंगे 8 पाई म्यू स्क्वायर सी अपॉन सी क्यूब के टी इंटू डी म्यू। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 जो क्या कहती है
इसके अनुसार जो यू म्यू डी म्यू है ये म्यू स्क्वायर के समानुपाती है। इसी समीकरण को अपन लैम्डा के लिए भी निकाल सकते हैं कि इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा तथा डी लैम्डा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य हो, तो उसके लिए जो प्रत्येकांक आयतन में औसत ऊर्जा होती है वो क्या होती है, प्रत्येकांक आयतन में औसत ऊर्जा होती है यू लैम्डा डी लैम्डा, वो क्या होती है इसका नेगेटिव होती है यू म्यू डी म्यू। तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर, इसका मान क्या आएगा 8, यहाँ तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब के टी इंटू डी म्यू। अब लैम्डा म्यू क्या होता है, क्योंकि म्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो अपन इसको म्यू से लैम्डा में परिवर्तित करेंगे तो सी अपॉन लैम्डा हो गया। तो यहाँ से डी म्यू क्या निकलेगा, सी इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सी एज इट इज म्यू डी 1 अपॉन लैम्डा का माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा का हो जाएगा डी लैम्डा का हो जाएगा डी लैम्डा। तो यहाँ से डी म्यू बराबर ये आ गया, तो इसको यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो माइनस 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, म्यू स्क्वायर की जगह पे अपन को रखना है सी अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर के टी, और डी म्यू की जगह पे अपन को ये रखना है माइनस के सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो इनको अपन माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 पाई सी क्यूब सी स्क्वायर, तो यहाँ से और एक ये सी है तो ये सी सारे कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर बचेगा के टी 8 पाई के टी, नीचे बटेगा लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा के टी। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से अपन ने क्या देखा, लैम्डा डी लैम्डा। समीकरण 1 से हमने क्या देखा कि जो ऊर्जा घनत्व का मान है, समीकरण ऊर्जा घनत्व का मान है म्यू स्क्वायर के समानुपाती हो गया, तो ऊर्जा घनत्व का मान है डी म्यू, ये ऊर्जा घनत्व के ये हो गया समानुपाती म्यू स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि जो आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ता है ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ेगा, और यदि आवृत्ति का मान अनंत हो गया तो ऊर्जा घनत्व का मान भी अनंत हो जाएगा। लेकिन ये है असंभव परिणाम, ऊर्जा घनत्व का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता। इसीलिए इस कैलकुलेशन से ये स्पष्ट होता है जो रेलेवे जीन्स का नियम है केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। यदि लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए बात करें तो बीन का नियम सफल है, लेकिन रेलेवे जीन्स का नियम लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए असफल है। और ये थी हमारी त्रिसम्मत भौतिकी की असफलताएं। अब इनको अपन अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लांक का जो नियम है उसकी परिकल्पना, प्लांक के नियम की परिकल्पना, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। अगला टॉपिक है हमारे पास प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, या अपन इसको प्लांक का विकिरण नियम भी कह सकते हैं, या प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है, तो प्लांक का विकिरण नियम क्या कहता है कि जो कृष्णिका से जो उत्सर्जित होने वाली जो उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा है वो कृष्णिका में जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होती है वो कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के द्वारा होती है। तो कृष्णिका में दोलकों के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो होती है। उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो सतत नहीं होती। यहाँ से कृष्णिका से जो कृष्णिका है, कृष्णिका से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के द्वारा होती है।
और कृष्णिका से उत्सर्जित जो अवशोषित ऊर्जा सतत न होकर विविक्त रूप में होती है। ये हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था। तो कृष्णिका से अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा है सतत न होकर विविक्त रूप में होती है। और इस यह जो ऊर्जा होती है, जो इस ऊर्जा का जो यह विविक्त ऊर्जा, न्यूनतम विविक्त ऊर्जा एच न्यू के बराबर फोटोन उत्सर्जित या अवशोषित करती है। यह उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा है। जो न्यूनतम विविक्त ऊर्जा होती है वो एच न्यू के गुणज के रूप में ऊर्जा या का उत्सर्जन या अवशोषण करती है। और जो ये न्यूनतम विविक्त ऊर्जा का मान होता है इसको क्वांटा कहते हैं। तो यह न्यूनतम विविक्त ऊर्जा है, इस न्यूनतम ऊर्जा को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। और जो यह सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को अपन क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत। तो क्या देखा हमने, जो कृष्णिका से उत्सर्जित या जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण है कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के द्वारा होता है। यह उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर विविक्त रूप में होता है। और जो प्रत्येक दोलक की जो ऊर्जा है, प्रत्येक दोलक की ऊर्जा न्यूनतम विविक्त ऊर्जा एच न्यू, न्यूनतम विविक्त ऊर्जा एच न्यू के गुणज के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है। ठीक है। और जो यह न्यूनतम मान है इसको क्वांटा कहते हैं। और यह नियम क्वांटा, ये सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। ये हो गया। अब इसके जो अनुप्रयोग है कुछ प्लांक क्वांटम